जीवन एक ऐसा रहस्य जिसने हमारे लिए इस ब्रह्मांड के मायनों को ही बदल दिया। ब्रह्मांड के अरबों साल बाद अस्तित्व में आकर हमने ये सोचना शुरू कर दिया कि शायद ये समस्त ब्रह्मांड हमारे लिए ही बना है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि हम खुद अपने जीवन की शुरुआत को नहीं समझ सके हैं। आखिर ये कहां से आया और हम आखिर किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जीवन को समझने के लिए ही हमने अपने सौरमंडल में मौजूद और इसके बाहर मौजूद ग्रहों को देखना शुरू किया और तब हमें दिखी एक बहुत ही अजीब दुनिया। एक ऐसी जगह जहां नदियां बहती हैं, झीलें चमकती हैं और बादल आसमान से बरसते हैं, लेकिन वहां पानी की एक बूंद भी नहीं है। सुनकर आपको भी अजीब लगा होगा। जी हाँ, ये दुनिया बिल्कुल ऐसी ही है। ये है शनि ग्रह का सबसे बड़ा चांद टाइटन। ये हमारे सौरमंडल का एकमात्र ऐसा खगोलीय पिंड है जिसके बारे में हम जानते हैं कि उसकी सतह पर तरल पदार्थ एकदम स्टेबल कंडीशन में मौजूद है, लेकिन वो तरल पानी नहीं बल्कि मीथेन और इथेन है। वैज्ञानिकों ने सोचा कि टाइटन पर जीवन की संभावना को समझना आसान होगा, लेकिन इसकी सतह पर हमें कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने सबको हैरान कर दिया। आज तक हमें टाइटन पर ऐसे कोई भी स्पष्ट सुराग नहीं मिले जो जीवन की मौजूदगी को समझा सकें। टाइटन की ये रहस्यमय दुनिया आखिर हमें क्या बताना चाहती है? टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा हमारे सौरमंडल में एक अजूबा है। इसका आकार हमारे चांद से बड़ा है और ये सबसे छोटे ग्रह बुध से भी बड़ा है। लेकिन जो बात टाइटन को वाकई खास बनाती है वो है इसका एटमॉस्फेयर। शनि के चारों ओर घूम रहे टाइटन का वायुमंडल इतना घना है कि ये पृथ्वी के वायुमंडल से भी मोटा है और इसमें नाइट्रोजन और मीथेन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इस वायुमंडल ने ही टाइटन को एक रहस्यमय धुंधलापन दिया है, जिसके कारण इसकी सतह को ऊपर से देख पाना बहुत मुश्किल है। वैज्ञानिक ये जानना चाहते थे कि इस रहस्यमय दुनिया के नीचे आखिर क्या हो सकता है, और आखिरकार इसका खुलासा करने नासा का कैसिनी-हुइगन्स मिशन सन 2004 में वहां पर पहुंच ही गया। कैसिनी ने टाइटन की सतह पर झीलों, नदियों और समुद्रों की मौजूदगी का खुलासा किया। ऐसा नजारा देखकर वैज्ञानिकों की आंखें खुली की खुली रह गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने एक ऐसा ऑब्जेक्ट खोज लिया है जहां नदियां बहती हैं और लिक्विड ओशंस भी मौजूद हैं। लेकिन ये सब कुछ पानी से नहीं बना था, बल्कि लिक्विड मीथेन और इथेन यहाँ ऐसे मौजूद हैं जैसे हमारी धरती पर पानी है। वैज्ञानिकों को लगा कि ये तरल पदार्थ यहाँ टाइटन पर शायद जीवन के लिए सबसे जरूरी केमिकल प्रोसेसेस को जन्म दे सकते हैं। टाइटन पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे हाइड्रोकार्बन्स भी अबेंडेंस में मिलते हैं, जो जीवन के लिए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हो सकते हैं। लेकिन अब एक बड़ा सवाल वैज्ञानिकों को परेशान कर रहा था। अगर टाइटन पर इतने सारे तरल पदार्थ और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं, तो वहां जीवन के कोई स्पष्ट संकेत हमें आज तक क्यों नहीं मिले? अगर हम धरती पर देखें तो यहाँ जब नदियां समुद्र या झीलों से जाकर मिलती हैं, तो वहां डेल्टास बनते हैं। ये वो एरियाज होते हैं जहां नदी का सेडिमेंट जमा हो जाता है। ये डेल्टा नदियों के फ्लो और उनके द्वारा ढोए गए पदार्थों का सबूत होते हैं। टाइटन पर हमें नदियां और झीलें तो मिलती हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि वैज्ञानिकों को वहां डेल्टा के होने के कोई स्पष्ट निशान नहीं मिले। कैसिनी के रडार इमेजेस और हुइगन्स प्रोब के डेटा से पता चला है कि टाइटन की नदियां अक्सर अचानक ही खत्म हो जाती हैं, बिना किसी डेल्टा फॉर्मेशन के। टाइटन पर डेल्टास का न मिलना वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी पहेली बन चुकी है। डेल्टास की कमी का मतलब हो सकता है कि टाइटन की नदियां उतनी एक्टिव नहीं है जितना हम सोचते थे, यानी ये नदियां बहती नहीं हैं, ये बस यूं ही खड़ी हैं। या फिर वहां की जियोलॉजिकल प्रोसेसेस हमारी धरती से पूरी तरह अलग हैं। उदाहरण के लिए टाइटन की सतह पर टेम्परेचर बहुत कम है, लगभग -180 डिग्री सेल्सियस, और इतने ठंडे मौसम में मीथेन और इथेन का फ्लो पृथ्वी की नदियों की तरह तेज नहीं हो सकता। शायद ये भी हो सकता है कि टाइटन की नदियां मौसमी हैं, जो केवल कुछ समय के लिए ही बहती हैं और सेडिमेंट को जमा करने के लिए उन्हें पर्याप्त समय नहीं मिल पाता।
या फिर ये भी हो सकता है कि टाइटन का सरफेस कॉम्पोजिशन इतना अनोखा है कि वो डेल्टा फॉर्मेशन को या तो होने ही नहीं देता या फिर रोक देता है। टाइटन पर जीवन की संभावना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि टाइटन पर हमने कुछ ऐसा देख लिया था जो हमें कहीं और नहीं मिला। वैज्ञानिक इस बात को लेकर श्योर थे कि अगर टाइटन पर हमारे जैसा जीवन अगर नहीं भी हुआ तो शायद वहां पर हमें किसी और तरह की लाइफ फॉर्म जरूर मिलेगी। कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म ना सही तो सिलिकॉन बेस्ड लाइफ हो सकती है, लेकिन हमारी सारी उम्मीदें धीरे धीरे दम तोड़ने लगीं। टाइटन पर जीवन की खोज के लिए वैज्ञानिकों को कई तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले टाइटन का एटमॉस्फेयर इतना घना है कि ऊपर स्पेस से सतह को देखना और इसे स्टडी करना बहुत मुश्किल है। यानी अगर हमें टाइटन को अच्छी तरह से जानना है तो ये जरूरी है कि हमें इसकी सतह पर उतरना ही होगा। वहीं जब हम इसके नजदीक गए तो कैसिनी के रडार और इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट्स ने हमें बहुत कुछ बताया, लेकिन उसकी रेजोल्यूशन लिमिटेड ही थी। हुइगन्स प्रोब ने सन 2005 में टाइटन की सतह पर उतरकर हमें कुछ डेटा तो जरूर भेजा, लेकिन वो भी सिर्फ कुछ घंटों तक ही एक्टिव रहा। जीवन की खोज के लिए हमें ये समझना होगा कि टाइटन पर केमिकल रिएक्शंस आखिर कैसे काम करते हैं। पृथ्वी पर जीवन पानी के इर्द गिर्द विकसित हुआ था, लेकिन टाइटन पर लिक्विड मीथेन और इथेन पानी की जगह ले लेते हैं। क्या इन तरल पदार्थों में जैविक रासायनिक प्रक्रियाएं हो सकती हैं? वैज्ञानिकों ने लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स में दिखाया कि मीथेन और इथेन में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं, लेकिन ये प्रक्रियाएं कितनी कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं, ये अभी हमें नहीं पता है। टाइटन की सतह पर रेडिएशन का स्तर बहुत ही अधिक है, क्योंकि ये शनि ग्रह के मैग्नेटोस्फीयर में मौजूद है, जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स से भरा पड़ा है। ये रेडिएशन जैविक अणुओं को नष्ट कर सकता है, जिससे जीवन की संभावना वाकई बहुत कम हो जाती है। टाइटन की सतह पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की मौजूदगी इसे जीवन की खोज के लिए डेफिनेटली एक अच्छा कैंडिडेट बनाती है, लेकिन डेल्टाज का ना मिलना और उसकी सतह की जटिल संरचना ने वैज्ञानिकों को उलझन में डाल दिया है। टाइटन की सतह पर ड्यून्स, माउंटेन्स और कैनियंस जैसी लैंडस्केप्स मौजूद हैं, जो धरती से काफी मिलती जुलती हैं, लेकिन इनका निर्माण मीथेन और इथेन के फ्लो से हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि टाइटन पर क्रायोवोल्केनिज्म भी हो सकता है, लेकिन वो टाइटन पर कैसे काम करता है और वो टाइटन को एक्टिव रखने में कोई बड़ा रोल प्ले कर रहा है, इसके बारे में हमें अभी और जानना होगा। टाइटन की सतह की डेंसिटी बहुत ही कम है और ये ज्यादातर ऑर्गेनिक मटेरियल्स और आइस से बनी हुई है। इसका मतलब है कि टाइटन की सतह पृथ्वी की तुलना में बहुत हल्की और नाजुक हो सकती है। इस वजह से नदियों का सेडिमेंट शायद इतनी आसानी से वहां पर नहीं जमता, या फिर वो इतना हल्का है कि वहां पर चलने वाली हवाएं उसे उड़ा ले जाती हैं। कैसिनी के डेटा से हमें ये भी पता चला कि टाइटन पर विंड पैटर्न्स बहुत मजबूत हैं, जो सेडिमेंट्स को एक बड़े इलाके में फैला सकते हैं, जिससे डेल्टाज का निर्माण रुक जाता है। टाइटन के रहस्यों को सुलझाने के लिए नासा ने ड्रैगन फ्लाई मिशन की योजना बनाई है, जो सन 2034 में टाइटन पर पहुंचेगा। ये एक ड्रोन लाइक रोटर क्राफ्ट होगा, जो टाइटन की सतह पर उड़कर एक बड़े इलाके को स्टडी करेगा। ड्रैगन फ्लाई का टारगेट टाइटन की सतह और इसके एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और केमिकल प्रोसेसेस को गहराई से जांचना है। ये मिशन टाइटन की सतह पर मोबिलिटी प्रदान करेगा, जिससे वैज्ञानिक इसके अलग अलग टेरेन्स को आसानी से स्टडी कर पाएंगे। ड्रैगन फ्लाई के इंस्ट्रूमेंट्स में मास स्पेक्ट्रोमीटर और मेट्रोलॉजिकल सेंसर्स शामिल होंगे, जो टाइटन के एटमॉस्फेयर और इसकी सरफेस कॉम्पोजिशन को समझने में मदद करेंगे। ड्रैगन फ्लाई ये भी जांचेगा कि क्या टाइटन पर प्रीबायोटिक केमिस्ट्री मौजूद है, यानी वो केमिकल प्रोसेसेस जो जीवन की शुरुआत के लिए जरूरी होती हैं। अगर ड्रैगन फ्लाई को टाइटन पर डेल्टाज के निशान मिलते हैं, तो ये टाइटन की नदियों के बिहेवियर को समझने में एक बड़ा कदम होगा। साथ ही ये मिशन टाइटन के मीथेन साइकिल को भी डीपली स्टडी करेगा, जो हमारी धरती के वाटर साइकिल से मिलता जुलता है। टाइटन की सतह एक ऐसी पहेली है जिसने वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यहाँ नदियां तो हैं, लेकिन बिना डेल्टाज के, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का प्रचुर मात्रा में मिलना और एक एक्टिव मीथेन साइकिल होना, लेकिन फिर भी यहाँ जीवन के कोई स्पष्ट संकेत नहीं है। ये सब कुछ टाइटन को हमारे सौरमंडल का
सबसे रहस्यमय पिंड बनाता है। क्या टाइटन पर जीवन संभव है या ये सिर्फ एक ऐसी दुनिया है जहां रासायनिक प्रक्रियाएं जीवन की शुरुआत के लिए अभी पर्याप्त नहीं है? ड्रैगनफ्लाई मिशन शायद इन सवालों के जवाब देगा। वर्तमान में हमारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और स्पेस एजेंसीज का मेन एम मार्स जैसी सेलेस्टियल बॉडीज पर सस्टेनेबल हैबिटेट्स को एस्टेब्लिश करना है, जहां पर मुख्य चुनौती सपोर्टिंग सिस्टम्स, रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन और हार्श एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स को अडेप्ट करना है, जहां प्रपल्शन, टेराफॉर्मिंग और सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम्स के इनोवेशंस इन चुनौतियों का सामना करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस तरह का कॉलोनाइजेशन पूरी तरह से पृथ्वी पर डिपेंडेंट रहने के खतरे को कम कर सकता है और यूनिवर्स में ह्यूमैनिटी के प्रेजेंस को और ज्यादा एक्सपेंड कर सकता है। यही नहीं, ये साइंटिफिक प्रोग्रेस को भी बढ़ावा दे सकता है और हमारे होम प्लैनेट पर अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस का सामना करने में हमारी स्पीसीज की एग्जिस्टेंस को इंश्योर कर सकता है। दोस्तों, इंटरप्लैनेटरी हैबिटेट की खोज हमारी एस्ट्रोनॉमिकल बाउंड्रीज से परे पहुंचने के लिए ह्यूमैनिटी के रेजिलियंस, क्यूरियोसिटी और डिटर्मिनेशन का सिंबल है। सैटर्न के मून्स में से एक टाइटन का कॉलोनाइजेशन भी लंबे समय से वैज्ञानिकों के फैसिनेशन और स्पेकुलेशन का विषय रहा है। जैसे जैसे ह्यूमैनिटी स्पेस एक्सप्लोरेशन की बाउंड्रीज को आगे बढ़ा रही है, टाइटन पर कॉलोनी बसाने की संभावनाएं भी तेजी से दिलचस्प होती जा रही हैं। तो क्या एक दिन ये संभावना भी सच हो जाएगी? आखिर क्या है टाइटन कॉलोनी का पोटेंशियल फ्यूचर और इस प्रोसेस में किन किन चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ सकता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक यूनिक कॉम्बिनेशन और लिक्विड हाइड्रोकार्बन लेक्स का प्रेजेंस इसे आगे की खोज के लिए एक अट्रैक्टिव टारगेट देता है। टाइटन की खोज के लिए प्राइमरी मोटिवेशंस में से एक एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज की पॉसिबिलिटी है, जबकि टाइटन के ठंडे तापमान और सरफेस पर लिक्विड वाटर की कमी के कारण ट्रेडिशनल लाइफ वहां पर संभव नहीं है। जबकि वैज्ञानिकों का मानना यह है कि मून के सब सरफेस ओशंस में माइक्रोबियल लाइफ जरूर से मौजूद हो सकती है और यदि इसकी पुष्टि हो जाती है तो इस खोज का यूनिवर्स में जीवन की उत्पत्ति और प्रेवलेंस के बारे में हमारी समझ पर गहरा असर पड़ेगा। टाइटन का वातावरण घना है, जो मुख्य रूप से मेथेन और एथेन के ट्रेसेस के साथ नाइट्रोजन से बना हुआ है। वास्तव में इसका एटमॉस्फेयर पृथ्वी से भी अधिक डेंस है। हालांकि टाइटन की ग्रेविटी काफी कमजोर है। पृथ्वी के अलावा टाइटन हमारे सोलर सिस्टम का एकमात्र ऐसा सेलेस्टियल बॉडी है जिसकी सरफेस पर लिक्विड सब्सटेंसेस की स्टेशनरी बॉडी पाई गई है। हालांकि ये कोई वाटर बॉडी नहीं है, बल्कि ये लिक्विड मीथेन और इथेन के लेक्स और रिवर्स हैं। टाइटन साइंटिस्ट के लिए इंटरेस्ट का विषय है क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर और सरफेस पर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। इन मॉलिक्यूल्स को वैज्ञानिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ कहते हैं, जिनकी स्टडी अर्ली अर्थ और यूनिवर्स में कहीं लाइफ की पॉसिबिलिटी के बारे में बताती है। टाइटन के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वो कैसिनी हुइगन्स मिशन से आता है। कैसिनी नासा का एक स्पेसक्राफ्ट है जिसने पूरे सैटर्न और उसके मून्स को स्टडी किया है। कैसिनी द्वारा ले जाया गया एक प्रोब हुइगन्स 2005 में टाइटन के सरफेस पर सक्सेसफुली उतरा था, जिसने इसके स्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट के बारे में बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल डेटा प्रोवाइड किया था। टाइटन के समुद्र के रेडार ऑब्जर्वेशन से अनेकों मिस्टीरियस फीचर्स सामने आए जिन्हें मैजिक आइलैंड्स कहा जाता है, जिनकी खासियत यह है कि ये प्रकट होते हैं और गायब हो जाते हैं, जिससे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि लिक्विड लेवल्स वेव्स या बबल्स में बदलाव आने के कारण होते हैं। आपको बता दें कि टाइटन का सरफेस बेहद ज्यादा ठंडा है, जहां तापमान लगभग -290 डिग्रीज फ़ारेनहाइट यानी कि -279 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ये एक्सट्रीमली कोल्ड और डेंस एटमॉस्फेयर के साथ बना है। इसी की वजह से टाइटन धुंधला नजर आता है। टाइटन को एक प्रीबायोटिक एनवायरनमेंट माना जाता है, जिसका अर्थ यह है कि इसमें प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी कंडीशंस हैं, लेकिन इसमें लिक्विड वाटर का अभाव है। वैज्ञानिक उन प्रोसेसेस को समझने के लिए टाइटन की स्टडी करने में इंटरेस्ट दिखाते हैं जो पृथ्वी से डिफरेंट एनवायरनमेंट में लाइफ या उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स के विकास का कारण बन सकती हैं। तो इसी के साथ आइए अब टाइटन पर ह्यूमन कॉलोनाइजेशन को समझते हैं। दोस्तों, टाइटन पर कॉलोनी एस्टेब्लिश करने से कई चैलेंजेस सामने आएंगे, जैसे वहां का एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर। जैसा कि हमने आपको बताया कि टाइटन के सरफेस का टेम्परेचर
एवरेज लगभग -290 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि -179 डिग्री सेल्सियस होता है। इसीलिए हमें वहां पर जाने के लिए एडवांस थर्मल इंसुलेशन और हीटिंग सिस्टम्स की आवश्यकता होगी। इसके अलावा ब्रीदेबल एटमॉस्फेयर की कमी के कारण ह्यूमन हैबिटेशन के लिए प्रेशराइज्ड एनवायरनमेंट के निर्माण की भी जरूरत होगी। मून की सरफेस तक लिमिटेड सनलाइट के कारण टाइटन कॉलोनी को बिजली देने के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस की भी आवश्यकता होगी, जहां पर सोलर एनर्जी फिजिबल होते हुए भी पृथ्वी की तुलना में काफी कम एफिशिएंट होगी। लेकिन अल्टरनेटिवली न्यूक्लियर पावर प्लांट्स या फिर फ्यूल सोर्सेज के रूप में मून के मीथेन लेक्स का उपयोग किया जा सकता है, जहां पर लाइफ सपोर्ट सिस्टम को बनाए रखने के लिए और वैज्ञानिक रिसर्च को कन्वीनियंट बनाए रखने के लिए एफिशिएंट एनर्जी प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट होगा। टाइटन कॉलोनी के एग्जिस्टेंस के लिए स्टेबल एयर वाटर सप्लाई इंश्योर करना भी बहुत ज्यादा आवश्यक होगा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि टाइटन के एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा नाइट्रोजन है। इसमें ऑक्सीजन की कमी है, जिससे क्लोज्ड लूप लाइफ सपोर्ट सिस्टम के विकास की आवश्यकता होगी, जो सांस लेने योग्य हवा को रिसाइकल और रीजनरेट करने में कैपेबल हो। दोस्तों, टाइटन पर पानी एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स के रूप में काम आ सकता है, जिसे टाइटन के सब सरफेस आइस से निकाला जा सकता है या फिर मीथेन लेक्स को हार्वेस्ट किया जा सकता है। टाइटन कॉलोनी को बनाए रखने के लिए एक रिलायबल फूड प्रोडक्शन सिस्टम स्थापित करने की भी आवश्यकता होगी। टाइटन पर सनलाइट का एब्सेंस और ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के लिए लिमिटेड स्पेस के कारण हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स जैसे अल्टरनेटिव मेथड्स को अपनाया जा सकता है। एडवांस एलईडी लाइटिंग सिस्टम के साथ मिलकर ये सॉइल लेस फार्मिंग टेक्निक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में फसलें उगाने का रिसोर्स प्रदान कर सकती हैं। टाइटन कॉलोनी के लिए पृथ्वी के साथ साथ कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी बनाए रखना भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। टाइटन और अर्थ के बीच के वास्ट डिस्टेंस को देखते हुए ट्रेडिशनल रेडियो ट्रांसमिशन में काफी ज्यादा देरी होगी। इसीलिए एक डेडिकेटेड कम्युनिकेशन नेटवर्क को स्थापित करने के लिए रिले सैटेलाइट्स या फिर एडवांस लेजर कम्युनिकेशन सिस्टम की जरूरत होगी, जो मिशन को कंट्रोल करने के साथ साथ रिलायबल कम्युनिकेशन को इंश्योर करने और रियल टाइम डेटा ट्रांसमिशन को एनेबल करेगा। टाइटन कॉलोनी वास्तव में एक साइंटिफिक रिसर्च और सेंटर ऑफ एक्सप्लोरेशन के रूप में काम करेगी। दोस्तों, टाइटन की यूनिक जियोलॉजी, हाइड्रोकार्बन लेक्स और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, प्लैनेटरी प्रोसेसेस और एस्ट्रोबायोलॉजी की स्टडी के लिए एक यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। रोबोटिक मिशंस और टाइटन के सरफेस और सब सरफेस के ह्यूमन एक्सप्लोरेशन से मून हिस्ट्री और प्लैनेटरी साइंस के वाइड एरिया में वैल्यूएबल इंसाइट्स मिल सकते हैं। साइंटिफिक रिसर्च से बियॉन्ड टाइटन के कॉलोनाइजेशन में इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, ये जानने में भी हमें बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। मेथेन और अन्य हाइड्रोकार्बन्स के रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन और यूज स्पेस एक्सप्लोरेशन के मिशंस के लिए फ्यूल के रूप में एक वैल्यूएबल रिसोर्स के रूप में काम कर सकता है। इसके अलावा भी टाइटन कॉलोनी के लिए एडवांस टेक्नोलॉजीज और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पृथ्वी पर भी वेरियस इंडस्ट्रीज को एडिशनल बेनिफिट्स हो सकती हैं। सेलेस्टियल बॉडीज के कॉलोनाइजेशन से जुड़े किसी भी प्रयास की तरह एथिकल आइडियाज को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। टाइटन के एंशिएंट एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना और इसके रिसोर्सेज का रिस्पॉन्सिबल यूज इंश्योर करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। टाइटन कॉलोनी के डेवलपमेंट और ऑपरेशंस के गाइडेंस में इंटरनेशनल कोऑपरेशन और एथिकल फ्रेमवर्क का पालन महत्वपूर्ण होगा। आपको बता दें कि टाइटन कॉलोनी का भविष्य साइंटिफिक डिस्कवरी, स्पेस एक्सप्लोरेशन और पॉसिबली पृथ्वी से दूर इंसानों के एग्जिस्टेंस के लिए भी इमेंस पॉसिबिलिटीज रखता है। हालांकि इस प्रयास में जो भी चुनौतियां हैं उन्हें दूर किया जाना चाहिए। साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और पॉलिसी मेकर्स के कलेक्टिव एफर्ट्स इस एम्बिशियस मिशन को पूरा कर सकती हैं। हो सकता है कि पृथ्वी पर आने वाली किसी बड़ी आपदा से बचने के लिए हमें मार्स पर माइग्रेट करना पड़े, तो ऐसी सिचुएशन में मंगल ग्रह पर इतने लोग सांस कैसे लेंगे? ये फैक्ट तो हम सब जानते हैं कि अगर किसी ने भी गलती से भी बिना स्पेस सूट की ऑक्सीजन सप्लाई के वहां के वातावरण में सांस लेने की कोशिश भी की, तो इसका परिणाम होगा इमीडिएट फैटेलिटी, यानी कि मौके पर मौत। वो वहीं पर मारा जाएगा, क्योंकि मंगल ग्रह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही कम है और इस तरह की कंडीशन में किसी भी एस्ट्रोनॉट का खून बॉयल होने लग जाएगा, आंखें बाहर आ जाएंगी और एक दर्दनाक अंत होगा। तो क्या हम मंगल के वातावरण में कभी सांस ले पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्री लाइब्रेरी और मैं हूं आपका दोस्त शशि। आज के इस वीडियो में
हम मंगल की भविष्य की कॉलोनीज की सबसे बड़ी दिक्कत से रूबरू कराने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें मंगल ग्रह और उसके वातावरण को समझना होगा। मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह और रेड प्लैनेट कहते हैं, जबकि हमारी धरती अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है। लेकिन इन दोनों ग्रहों में एक और बड़ा फर्क है, जी हाँ, जीवन का। यहाँ धरती पर जीवन है, हवा को महसूस करने वाले लोग हैं, मिट्टी में खेलने के लिए बच्चे, बारिश में भीगने के लिए बच्चे से लेकर बूढ़े, जानवर और वनस्पति का एक चक्र यहाँ पर जीवन को चलायमान रखता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर मंगल एकदम बंजर और सुनसान पड़ा है। इन दोनों ग्रहों में इस बड़े फर्क की वजह दोनों ग्रहों का वातावरण है। जी हाँ, दोनों ही ग्रहों पर अपना अपना एटमॉस्फेयर है। वो बात अलग है कि मंगल का वातावरण पृथ्वी के मुकाबले हजारों गुना ज्यादा पतला है। वातावरण की ही वजह से यहाँ पृथ्वी पर पानी की मौजूदगी है और मंगल का पानी कहीं गायब हो गया है। लेकिन यहाँ पर हम वातावरण में सांस लेने की बात कर रहे हैं, तो धरती पर आखिर ऐसा क्या है जो हम बिना किसी दिक्कत के यहाँ पर सांस ले पाते हैं? तो इसका जवाब है कि धरती पर 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 1% आर्गन और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके अलावा यहाँ पर हल्की मात्रा में दूसरी अन्य गैसों के ट्रेसेस भी देखने को मिल जाती हैं। वहीं मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर में मेनली 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, 3% नाइट्रोजन है और 1.6% आर्गन है। एटमॉस्फेयर में कुछ ट्रेसेस ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर, मीथेन और कुछ अन्य गैसों के भी पाई जाती हैं। मंगल पर तेज हवाएं चलती हैं और धूल के बहुत बड़े बड़े तूफान आते हैं। ये तूफान कई बार इतने ज्यादा बड़े होते हैं कि पूरे ग्रह को ही अपने आगोश में ले लेते हैं। लेकिन ये धूल ही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। मंगल पर ग्रेविटी पृथ्वी के मुकाबले कम होने की वजह से धूल कण बहुत ज्यादा देर तक यहाँ के वातावरण में रुके रहते हैं, जो हमारी मशीनों और हमारी सांसों में जाकर खतरा बन सकते हैं। और ऐसे में वहाँ मंगल पर मौजूद हवा तो बिल्कुल भी सांस लेने लायक नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर हमारी मेन प्रॉब्लम ये नहीं है। धूल कणों को तो हम किसी भी तरह से फिल्टर कर सकते हैं। मेन प्रॉब्लम है मंगल पर ऑक्सीजन का ना होना। हम बिना ऑक्सीजन के सरवाइव नहीं कर सकते और ऐसा भी नहीं है कि हम यहाँ धरती से लगातार मंगल को ऑक्सीजन सप्लाई करते रहें। ये ना तो कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है और ना ही इकोनॉमिकल है। पृथ्वी पर तो ऑक्सीजन अबंडेंस में है, टोटल एटमॉस्फेरिक गैसेस का कुल 21%, लेकिन मंगल पर यह मुश्किल से 0.13% है। ये एक बहुत बड़ा गैप है और इस गैप को फिल करना ही हमारे वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। यहाँ पर अलग अलग वैज्ञानिकों की अलग अलग राय है, सबके अपने अपने आइडियाज हैं कि आखिर इस चुनौती से कैसे निपटा जाए। कुछ वैज्ञानिक और इंजीनियर्स बड़े ही क्रिएटिव आइडियाज को लेकर सामने आ रहे हैं कि मंगल ग्रह पर बड़े बड़े बायोम्स बनाकर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की नकल की जाए, जिससे फिर हम ऑक्सीजन निकालकर मंगल ग्रह को ज्यादा हैबिटेबल बना सकते हैं। हालांकि सुनने में ये आइडिया बहुत ही क्रिएटिव और अच्छे लगते हैं, लेकिन इन्हें हकीकत में इम्प्लीमेंट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो क्या भविष्य में मंगल पर रहने वाले लोग खुली हवा में सांस ले पाएंगे? चलिए पहले कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जानते हैं जिन्हें इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल है। एक तरीका है कि मंगल के एटमॉस्फेयर में मौजूद 95% कार्बन डाइऑक्साइड को रॉ मटेरियल के तौर पर यूज करके उससे ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट किया जाए। ऐसा करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, जैसे कि ISRU यानी कि इन सितु रिसोर्स यूटिलाइजेशन। इसका मतलब है कि मिशन डेस्टिनेशन के लोकल एरियाज के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके सरवाइव किया जाए, न कि धरती से सप्लाईज मंगवाई जाएं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें मार्शियन एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को कलेक्ट करना होगा। इस काम के लिए हम ऑलरेडी डिवाइसेस बना चुके हैं। प्रोसेस में अगला कदम होगा इस कलेक्टेड एयर को रिएक्टर के अंदर पहुंचाना, जहां पर रिएक्टर में एक केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगी। कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को अलग कर दिया जाएगा। इसके बाद एक्सट्रैक्टेड ऑक्सीजन को अलग टैंक्स में स्टोर कर लिया जाएगा, जहां से इस रिजर्वायर से होते हुए पूरी मार्शियन कॉलोनीज को ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी और इस तरह से मार्शियन हैबिटेट्स अपनी ऑक्सीजन नीड्स को पूरा करेंगे। इससे न केवल मार्शियन कॉलोनीज को ऑक्सीजन मिलेगी, बल्कि पृथ्वी से ऑक्सीजन लेकर जाने का झंझट भी खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें आने वाली चुनौतियों और खतरों के लिए सबको कीमत चुकानी पड़ेगी। ऑक्सीजन रिजर्वायर्स की मेंटेनेंस और प्रोटेक्शन के लिए जो खर्च होगा
वो वहाँ पर रहने वाले लोगों को ही चुकाना होगा, और यही वजह है कि मार्शियंस को हर एक सांस की कीमत चुकानी होगी। लेकिन फायदा ये है कि इससे मार्शियन कॉलोनीज ज्यादा सस्टेनेबल हो जाएंगी, पृथ्वी से उनकी डिपेंडेंस कम होगी। इसके अलावा ऑक्सीजन बनाने के लिए मार्स के पोल्स पर मौजूद वाटर आइस का उपयोग भी किया जा सकता है। वाटर मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, और पृथ्वी पर हम इस प्रोसेस को बखूबी करते भी हैं। लेकिन मंगल पर इसी प्रोसेस को हमें बहुत बड़े स्केल पर करना होगा। सबसे पहले मार्शियन पोल्स पर हमें बेस बनाने होंगे। वहाँ पर ड्रिल से या फिर माइनिंग से वाटर आइस को सबसे पहले एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। फिर उस आइस को एक डिवाइस में रखकर, जिसे इलेक्ट्रोलाइजर कहा जाता है, करंट अप्लाई कर दिया जाएगा। बिजली के करंट से पानी के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एकदम अलग अलग हो जाएंगे। इस प्रोसेस के दो बड़े फायदे हैं। एक तो हमें बिल्कुल प्योर फॉर्म में ऑक्सीजन मिलेगी, जिसे हम मार्शियन कॉलोनीज में भेज सकते हैं, और दूसरा फायदा है हमें मिलने वाला प्योर हाइड्रोजन, जिसे हम स्टोर कर सकते हैं और फ्यूल के रूप में इसका भी उपयोग किया जा सकता है। इससे हमारी दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी, पहली ऑक्सीजन की और दूसरी फ्यूल की। तो ये तो थे आर्टिफिशियली ऑक्सीजन बनाने के अलग अलग तरीके, लेकिन हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने का एक नेचुरल तरीका भी मौजूद है, और वो है पेड़ पौधे। जी हाँ, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट को यूज करके ऑक्सीजन और ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं, और इसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लेकिन इसके लिए हमें मंगल ग्रह पर एक इकोसिस्टम बनाना होगा, जहाँ पर पेड़ पौधों को शुरुआती चरण में लगाया जाएगा। लेकिन ये तरीका रिलायबल नहीं है। मंगल पर धूल भरे तूफान सूरज की रोशनी को जब ब्लॉक कर देते हैं, या फिर किसी सीजनल चेंजेस की वजह से वहाँ पर अगर हमें धूप न मिली, और या फिर किसी डिजीज की वजह से पेड़ पौधों को नुकसान हुआ, तो पूरी मार्शियन कॉलोनी पर खतरा मंडराने लग जाएगा। इसे दूसरे तरीकों के साथ उपयोग किया जा सकता है। मंगल पर हमारा इकोसिस्टम पूरी तरह से क्लोज होगा। कहीं से भी लीकेज हो तो ये बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इसीलिए एयर सर्कुलेशन सिस्टम पर बहुत बारीकी से काम किया जाएगा। इसके अलावा आउटडोर एक्टिविटीज के लिए स्पेशल स्पेस सूट का यूज किया जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक्स होंगे। स्पेस सूट के ऑक्सीजन टैंक्स को रिचार्ज करने के लिए जगह जगह पर ऑक्सीजन चार्जिंग स्टेशंस होंगे, जहां से वो ऑक्सीजन को फिल कर पाएंगे। देखने में ये किसी साईफाई मूवी के जैसा लग सकता है, लेकिन यहाँ पर हर इंसान बिल्कुल बेफिक्री से नहीं घूम सकता। शायद हो सकता है कि आपको थकान होने पर, गहरी सांस लेने पर जुर्माना देना पड़े। कौन जानता है कि भविष्य कैसा होगा। लेकिन हाँ, एक बात तो है कि फिलहाल हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम मंगल पर सांस ले पाएं। अभी के लिए तो मंगल पर जाना भी हमारे लिए दूर की कौड़ी है। दोस्तों, इंसानों के लिए इंटरप्लेनेटरी ट्रैवल और स्पेस एक्सप्लोरेशन कोई नई बात नहीं है। जिस दिन से हमने यानी कि मानव जाति ने होश संभाला है, हमारी आंखें अंतरिक्ष में इन ग्रहों और तारों को ही निहार रही हैं। ऐसे में हमारी ये कोशिश इस पूरे युग का अंत कर सकती है और एक नए दौर की शुरुआत। बात करें अगर स्टारशिप की, तो ये बस एक रॉकेट या स्पेसशिप ना होकर एक चलता फिरता जंबो स्पेसक्राफ्ट है, जिसमें हैरतअंगेज तौर पर एक बार में 100 के करीब अंतरिक्ष यात्री धरती से मंगल का सफर तय कर सकते हैं। इस स्पेसक्राफ्ट में उन 100 एस्ट्रोनॉट्स के रहने, खाने पीने और जीने की तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। आप खुद ही सोच कर देखिए, धरती से मंगल तक का 9 महीनों लंबा सफर, वो भी 100 यात्रियों वाले दल के साथ, कितना रोमांच भरा होगा। इस दौरान बीच रास्ते में कितनी ही चुनौतियां आएंगी, कितने ही ऐसे पल आएंगे जब हम उन ऐतिहासिक क्षणों के गवाह बनेंगे जिन्हें आने वाली कई सदियों तक याद रखा जाएगा। खैर, इन सब ख्यालों से हटकर हम आपको अपने इस ग्रेट ग्रैंड स्पेसशिप का एक टूर देते हैं। स्टारशिप ये सिर्फ एक यान नहीं है, ये हमारी उम्मीदों, हमारी महत्वाकांक्षाओं और हमारे साहस का प्रतीक है। ये यान हमें अनजानी दुनिया की ओर लेकर जाएगा, उन जगहों तक जहां आज कोई मानव कदम नहीं पहुंचा। स्टारशिप लैस है उन 34 रैप्टर इंजन से, जो इस काबिल हैं कि हमें सीधा धरती की सतह से ढकेलकर अंतरिक्ष में लेकर जा सकते हैं। लिहाजा इसके लॉन्च के लिए स्पेसएक्स के ही फाल्कन हैवी रॉकेट की मदद ली जाएगी। इस पूरी जर्नी को पहले ही
डिस्टेंस टाइम कैलिब्रेशन करके ही प्लान किया जाएगा। यानी कि धरती से इसकी लॉन्चिंग तभी होगी जब मंगल पृथ्वी के सबसे करीब आ जाएगा। दूसरे शब्दों में, जब वहां जाने के लिए सबसे कम वक्त लगेगा। मगर ये सबसे छोटा सफर भी हमें कम से कम 395 मिलियन किलोमीटर का होने वाला है, जिसे कवर करने में हमें कम से कम 6 महीनों का वक्त तो लगेगा ही। अब आपके मन में ये ख्याल आएगा कि आखिर अगले 6 महीनों तक ये अंतरिक्ष यात्री इस स्टारशिप में कैसे जिएंगे, उनकी दिनचर्या क्या होगी और इस अंतरिक्ष यान के अंदर इनको क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी। एलोन मस्क और स्पेसएक्स टीम का इस बात पर खास फोकस है कि इस लंबी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान स्टारशिप में सवार एस्ट्रोनॉट्स कभी बोर न हो। ये स्टारशिप किसी आम रॉकेट या स्पेस शटल के जैसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये साईफाई मूवीज में दिखने वाले स्पेसशिप के जैसा बेहद फ्यूचरिस्टिक और एडवांस है। इसमें अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस सुंदर नजारों का दीदार कराने के लिए व्यूइंग गैलरीज होंगी। ये नजारे वाकई अद्भुत होंगे, जिन्हें हमारे ये मार्शियंस अपने डाइनिंग टेबल पर बैठकर देख सकेंगे। खाने के लिए इस स्टारशिप में अपना ऑटोनोमस फार्म या किचन होगा, जहां फ्रेश वेजिटेबल्स उगाई और बनाई दोनों जा सकती हैं। इतना ही नहीं, अगर कोई यात्री आराम करना चाहता है तो स्टारशिप के पेलोड बे में करीब 40 कमरे बनाए गए हैं, जिनमें 2 से 3 एस्ट्रोनॉट्स बड़ी आसानी से लेट सकते हैं। इसके अलावा इनमें वो तमाम एमिनिटीज मौजूद हैं जो धरती पर किसी 5 स्टार होटल में देखने को मिलती हैं। खैर, ये स्टारशिप सिर्फ इन्हीं बातों के लिए नहीं है, बल्कि अपनी एक और चीज के लिए काफी ज्यादा चर्चा में है, और वो है इस स्टारशिप का स्ट्रक्चर, जिसे बनाने के लिए फौलादी 301 स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 1500 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है, जो कि आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले कार्बन फाइबर और एल्यूमिनियम एलॉय से कहीं ज्यादा है, और दाम में इनसे आधे से भी ज्यादा सस्ता है। यानी कि मजबूती की मजबूती और किफायत की किफायत। इस बात के पीछे एलोन मस्क की एक सोच झलकती है। वो सोच है स्पेस ट्रैवल को अफोर्डेबल बनाना। अब ऑफ कोर्स ये किसी बाजार में सब्जी खरीदने जितना अफोर्डेबल तो नहीं बन पाएगा, बट इस दुनिया के टॉप 5% अमीरों के बजट में आ ही जाएगा। इस कड़ी में रीयूजेबल रॉकेट्स का इस्तेमाल और सस्ते मगर टिकाऊ स्पेस प्रोग्राम्स हमेशा से स्पेसएक्स की पहचान रहे हैं। अब इससे पहले कि हम सफर में आगे बढ़ें, आइए जानते हैं स्टारशिप किन किन मॉड्यूल्स के साथ मिलकर बना है। ये है स्पेसएक्स का आइकॉनिक स्टारशिप, जो इस वक्त हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। अगर हम इसके डाइसेक्शनल व्यू को देखें तो हमें ये देखने को मिलता है, फ्रॉम टॉप टू द बॉटम इसमें टोटल 4 फ्यूल टैंक्स हैं, जिसमें 2 बड़े मीथेन और ऑक्सीजन टैंक्स हैं और 2 छोटे ऑक्सीजन और मीथेन टैंक्स हैं, जिनका इस्तेमाल मार्स पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए होगा। लैंडिंग के वक्त क्योंकि इतने बड़े टैंक्स खाली हो जाएंगे, इसीलिए इसे एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन मेंटेन करने में मदद मिलेगी। आप इस स्पेसक्राफ्ट के जिस हिस्से को इस वक्त देख रहे हैं, वो है इसका सर्विस मॉड्यूल, जिसमें व्यूइंग गैलरीज, रूम, किचन, फार्म्स और तमाम वो इलाके होंगे जहां अंतरिक्ष यात्री रहेंगे। साथ ही इनके निचले हिस्से में कार्गो बे है, जिसमें मार्स के कॉलोनाइजेशन और वहां बेस सेटअप करने के लिए जरूरी तमाम साजो सामान और मशीन्स मौजूद होंगी। बहरहाल, अब आप इस स्टारशिप और इसकी कंपोजिशन से अच्छी तरह वाकिफ हैं। आइए अब हम अपने सफर की शुरुआत करते हैं, जिसके लिए इस जाइगेंटिक स्पेसक्राफ्ट को बनाया गया है। इस वक्त आप जिन अंतरिक्ष यात्रियों को इस रैंप पर आगे बढ़ते देख रहे हैं, वास्तव में ये वो पहले इंसान है जो मंगल की सतह पर कदम रखेंगे। ये वो चुनिंदा लोग हैं जिन्होंने मंगल पर जाने के लिए कड़ी ट्रेनिंग ली है और साथ ही वहां मानवता के बीज को अंकुरित करने का बीड़ा भी उठाया है। इन अंतरिक्ष यात्रियों की आंखों में चमक, उनका आत्मविश्वास और उनका दृढ़ निश्चय हमें गर्व से भर देता है। वे जानते हैं कि ये यात्रा सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरी मानवता की है। वे सभी यात्री इस लिफ्ट में सवार होकर इस स्टारशिप के सर्विस मॉड्यूल तक भेज दिए गए हैं। लॉन्च से पहले सभी जरूरी चेक्स और इंस्पेक्शन को भी परफॉर्म कर लिया गया है और हर पहलू पर खरे उतरने के बाद ही इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए हरी झंडी मिल जाती है। कंट्रोल सेंटर में बैठे मिशन डायरेक्टर ने अपने कंट्रोल पैनल पर लगे इस लीवर को जैसे ही खींचा, लॉन्च सीक्वेंस शुरू हो गया। 10, 9, 8, 7 के काउंटडाउन के साथ ही वो लम्हा आ गया है
जिसका हम सबको इंतजार था। ये काउंटडाउन सिर्फ समय नहीं गिन रहा, ये हमारे सपनों की उड़ान का आरंभ है। एक तेज गर्जना की आवाज और जमीन को थर्राते हुए ये स्टारशिप आसमान का रुख करता है और अपने पीछे छोड़ जाता है ढेर सारा धुआं और सवाल। वो सवाल जिसके जवाब हमें इस स्पेसक्राफ्ट की मार्स पर लैंडिंग के साथ ही मिलेंगे। आज हमने एक कदम बढ़ाया है, लेकिन ये शुरुआत है अनगिनत मीलों की। अंतरिक्ष की इस अनंत यात्रा में हमारी उम्मीदें, हमारे सपने हमारे साथ हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक यान नहीं, ये हमारे भविष्य की उड़ान है। हमारे साथ चलिए इस अद्भुत यात्रा में, जहां सीमाएं नहीं हैं, केवल अनंत संभावनाएं हैं। ये है स्टारशिप मिशन, हमारे भविष्य की उड़ान। इस लंबे सफर पर आगे बढ़ना वाकई रोमांचक है, लिहाजा इस रोमांच के साथ तमाम खतरे और जोखिम भी हमारे इंतजार में है। क्या पता इस शांत और मजेदार सफर में हमारी मुलाकात किसी अनापेक्षित खतरे से हो जाए। अब इतने बड़े अंतरिक्ष में इधर उधर विचरती चट्टानों और धूमकेतुओं को ट्रैक कर पाना बेहद मुश्किल काम है। फिर भी स्पेसक्राफ्ट के रास्ते में आने वाली हर छोटी सी छोटी चीज का ट्रैक रखा जाता है। इस जर्नी को सेफ और साउंड बनाने के लिए ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स लगातार नियर बाय पासिंग ऑब्जेक्ट्स और पोटेंशियल हर्डल्स का स्कैन जारी रखते हैं, और जरूरत पड़ने पर इंजन्स को फायर करके मैन्यूवर्स भी परफॉर्म किए जाते हैं, ताकि ये मेक श्योर किया जा सके कि ये यात्रा सुखद बनी रहे और हमारे स्पेसक्राफ्ट को कोई डैमेज ना हो। खैर, उम्मीद है इस स्पेसक्राफ्ट में लगे तमाम सिस्टम्स सही से काम करेंगे, जिनके चलते सब कुछ प्लान के मुताबिक चलेगा, कोई समस्या खड़ी नहीं होगी। अगर हुई भी तो उससे निपटने के लिए हमारे योद्धा बिल्कुल तैयार रहेंगे। इस दौरान ये स्पेसक्राफ्ट कॉन्स्टेंटली धरती पर बने मिशन कंट्रोल रूम से कनेक्टेड रहेगा। इसके लिए नासा के डीप स्पेस नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा, जो सैटेलाइट्स का एक सीरियल कनेक्शन है, जिसके जरिए डीप स्पेस के फार अवे पॉइंट्स पर भी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी मेंटेन रखी जाती है। और यहाँ से अगले 180 दिनों की ये यात्रा पूरे सुख और चैन से कटेगी, और फाइनली एक बेहद लंबे और कठिन सफर के बाद जब ये स्टारशिप मार्स के नजदीक पहुंच जाएगा, तो दूर से ही एक लाल परछाई जो इन गैलरीज से देखी जा सकेगी। हर बीतते सेकंड के साथ हमारा स्टारशिप मार्स के और करीब पहुंचता जाएगा, और फाइनली वो लम्हा भी आ जाएगा जब इसमें सवार 100 यात्रियों के लिए मोमेंट ऑफ ट्रुथ आएगा। वो लम्हा जब इन सब के सपने, इन सब की महत्वाकांक्षाएं एक हकीकत में बदलती नजर आएंगी। जी हाँ, ये है स्टारशिप की यात्रा का अंतिम चरण, जब मार्स पर इसकी ग्रैंड लैंडिंग होगी। इस कड़ी में इसका लैंडिंग सीक्वेंस शुरू होता है। इंजन्स को फायर करके इसकी डिसेंट स्पीड को कंट्रोल किया जाता है और इसे एक नियंत्रित ढंग से इसकी लैंडिंग साइट के करीब लाया जाता है। इस दौरान ये स्पेसक्राफ्ट भयंकर प्रेशर और एटमॉस्फेयर से होने वाले फ्रिक्शन के कारण आग की लपटों के बीच घिर चुका है, लेकिन अन्य स्पेसक्राफ्ट्स की तरह इसकी स्पीड को कम करने के लिए पैराशूट्स का इस्तेमाल नहीं होगा। इसके राप्टर इंजन्स डाउनवर्ड थ्रस्ट प्रोड्यूस करके इसकी स्पीड को कम करेंगे, और ग्रेविटी के अगेंस्ट इस काउंटर फोर्स का असर ये होगा कि इसकी स्पीड ना के बराबर हो जाएगी, और इसके बाद इसकी लैंडिंग साइट पर इसे सॉफ्टली लैंड करवा दिया जाएगा। और इस यात्रा का यहाँ कुछ ऐसे अंत होगा। मंगल हमेशा से ही इंसानों के लिए एक खोज का विषय रहा है। इस लाल गोले का सुर्ख रंग हमें डराता जरूर था, मगर इसकी रहस्यमय सूरत हमें इसमें दफन राजों को फाश करने के लिए प्रेरित करती थी। यही कारण है कि हम पिछली कई सदियों से मंगल पर आंखें जमाए बैठे हैं। मंगल ने हमें अतीत में कई ऐसे पल भी दिए हैं जब हमें आश्चर्य और कौतूहल दोनों की अनुभूति एक साथ हुई। आज इंसान मंगल को अपने भविष्य के रूप में देखता है। पृथ्वी पर अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहा जीवन अपना अगला ठिकाना मंगल पर ही देखता है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि वास्तव में इंसानों का मंगल पर स्थानांतरण कैसे होगा। आखिर कैसे हम इंसान इस वीराने को आबाद करेंगे और यहाँ अपनी बस्तियां बसाएंगे। टेराफॉर्मिंग और कॉलोनाइजेशन के इस फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट से वाकिफ होने के लिए बने रहें इस वीडियो में बिल्कुल अंत तक। मंगल आज हमारे सपनों की मंजिल, आने वाले कल की हकीकत बनने वाला है। तो फिर आइए क्यों ना आज के इस वीराने मंगल का नजदीक से एक जायजा ले।
धरती से करीब 14 करोड़ मीलों की दूरी पर मौजूद ये ग्रह सूर्य से चौथा ग्रह है। ये एक ट्रांजिशनल प्लैनेट है क्योंकि इसके बाद गैसीय ग्रहों की शुरुआत होती है। मंगल एक ठोस ग्रह है। इसकी सतह अधिकतर आयरन, निकल और सल्फर से बनी हुई है। यही कारण है कि इसका रंग सुर्ख लाल है। हालांकि इसकी सतह का तापमान इसके रंग से उलट काफी कम है। मंगल का एवरेज सरफेस टेम्परेचर -63 डिग्री सेल्सियस रहता है। पोलर रीजन्स पर तो यही टेम्परेचर -140 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इसके ध्रुवों पर जमे हुए पानी, गैसों की आइस कैप्स भी मौजूद हैं। बात करें अगर इसके वायुमंडल की, तो मंगल एक विरल वायुमंडल वाला ग्रह है। इसका वायुमंडल पृथ्वी की अपेक्षा 1% से भी कम घना है और यही कारण है कि यहाँ सतह पर कोई एयर प्रेशर फील ही नहीं होता। मंगल के वायुमंडल की संरचना अधिकतर 95.3% कार्बन डाइऑक्साइड, 2.6% नाइट्रोजन और शेष 0.1% हिस्से में ऑक्सीजन और आर्गन जैसी गैसें मौजूद हैं। जहां तक बात मंगल ग्रह पर पानी की मौजूदगी की है, तो वैज्ञानिक इस बात को लेकर आज तक भी सशंकित हैं। बेशक हम आज इस ग्रह की सतह पर तरल रूप में पानी की खोज नहीं कर पाए हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मंगल ग्रह पर पानी ही नहीं है। पिछले कई दशकों से हमारी मंगल पर रिसर्च ने ये साबित किया है कि वास्तव में मंगल ग्रह लाइफ को होस्ट करने के लिए एक पोटेंशियल कैंडिडेट साबित हो सकता है। यहाँ कभी वो तमाम परिस्थितियाँ मौजूद रही होंगी जिसने जीवन को फलने फूलने के लिए एक अनुकूल वातावरण दिया होगा। फिर चाहे वो यहाँ की सतह पर बहता पानी हो या फिर इसकी फिजाओं में बह रही हवा में मौजूद ऑक्सीजन। जीवन के जिस रूप को हम आज पृथ्वी पर देखते हैं, शायद एक दौर में वो मंगल पर भी मौजूद रहा होगा। वो सभी कंडीशंस, वो सभी फैक्टर्स जो जिंदगी को सांसें भरने के लिए एक अनुकूल वातावरण देते हैं, शायद अतीत में मंगल पर पहले से ही मौजूद हो। मगर कालांतर में यहाँ पर कुछ ऐसे बदलाव आए जिसने इस ग्रह के जैविक तंत्र को पूरी तरह से तबाह करके रख दिया। यहाँ से जीवों को विलुप्त कर दिया और सतह पर बहती नदियों को सुखाकर खुश्क दर्रों में बदल दिया। वैज्ञानिकों का इस बात पर विश्वास है कि हम फिर एक बार मंगल की फिजाओं को आबाद कर सकते हैं। जिस जीवन ने यहाँ पर दम तोड़ दिया था, हम फिर से उसे एक बार रिवाइव कर सकते हैं और ऐसा करने के लिए हमें एक लंबे चौड़े प्रोसेस से गुजरना होगा। इस कड़ी में मंगल ग्रह पर तापमान को बढ़ाने से लेकर वहां वायुमंडल में पुनर्निर्माण तक सभी बड़े बदलावों को कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल तौर पर लाना होगा। बेशक ये हमारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। ऐसा करने के लिए हमें बेशुमार पैसे, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी और शायद उससे भी कहीं ज्यादा हमें किसी ऐसे विजनरी इंसान की जरूरत होगी जिसे इस सपने को साकार करने में दिलचस्पी हो, और शायद वो इंसान पहले से ही मौजूद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्पेसएक्स के फाउंडर एलोन मस्क की, जिन्होंने इंसानों को धरती से स्थानांतरित करके मंगल ग्रह पर ले जाने का प्लान बनाया है। बेशक मस्क इस रेस में अकेले नहीं है, बहुत से और भी प्लेयर्स इस मुकाम पर पहुंचने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, मगर मस्क और उनकी स्पेसएक्स इस रेस में उन सब से काफी आगे है। स्पेसएक्स के पास प्रैक्टिकली मार्स तक जाने के प्लान्स मौजूद हैं। उनके पास वो रिसोर्सेज मौजूद हैं जिनकी मदद से इंसानों को मंगल तक भेजा जा सकता है। साथ ही उन्हें वहां पर बसाने की पूरी प्लानिंग है स्पेसएक्स के पास। इससे पहले कि हम स्पेसएक्स के मार्शियन कॉलोनाइजेशन और टेराफॉर्मिंग के प्लान पर आएं, आइए इस ट्रिप की कुछ अहम डिटेल्स पर एक नजर डालते हैं। अर्थ और मार्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 33.9 मिलियन माइल्स है। अर्थ और मार्स दोनों ही प्लैनेट्स एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, जिसके कारण इनके बीच के फासले घटते और बढ़ते रहते हैं। हर 2.5 साल में वो समय आता है जब ये दोनों ग्रह अपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर होते हैं। ऐसे में मंगल पर कोई भी स्पेसक्राफ्ट भेजने का ये एक सुनहरा मौका होता है। 3 से 8 दिनों की ये लॉन्च विंडो हमें मार्स की एक कन्वीनियंट एक्सेसिबिलिटी देती है। इस दौरान लॉन्च किए गए स्पेसक्राफ्ट कम से कम वक्त और कम फ्यूल खर्च करते हुए मंगल की ऑर्बिट तक पहुंच जाते हैं। ये सफर करीब 8 महीने का होता है। इस दौरान स्पेसक्राफ्ट को अर्थ की ऑर्बिट लीव करने के बाद अगले 250 दिन तक डीप स्पेस में ट्रेवल करना होगा। फिर कहीं जाकर एक दिन उस रॉकेट की खिड़की से ये लाल ग्रह का नजारा आएगा और अगले कुछ 1.5 घंटों में ये मिशन अपने सबसे टफेस्ट फेज से होकर गुजरेगा। ये लैंडिंग सीक्वेंस है। स्पेसएक्स का स्टारशिप कुछ इस अंदाज में एक वर्टिकल लैंडिंग करेगा और यहाँ से इस सर्वाइवल की ये जंग शुरू होती है। दरअसल स्टारशिप की इस फ्लीट में पहले मार्शियन सेटलर्स का एक दस्ता होगा। ये वो पहले इंसान होंगे जो मंगल को इंसानों के जीने लायक बनाने के लिए अपने जीवन का दान करेंगे। हो सकता है इनकी ये मंगल यात्रा वन वे हो
यानी वे वापस कभी पृथ्वी पर आ ही न पाएं, या फिर कई सालों बाद उन्हें पृथ्वी पर आने का मौका मिले। खैर, इनका अंजाम चाहे जो हो, मगर यहाँ पर ये आने वाली चुनौतियों से दो दो हाथ करने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। इस सिलसिले में इन्हें सबसे पहले एक बेस यूनिट तैयार करनी होगी। ये मार्शियन कॉलोनाइजेशन की पहली कड़ी है। इसके अंतर्गत यहाँ पर ऐसे शेल्टर्स बनाए जाएंगे जहाँ इन मार्शियन सेटलर्स के रहने की व्यवस्था होगी, और यहीं पर तमाम वैज्ञानिक प्रयोग और रिसर्चेस के लिए लैब भी मौजूद होगी। साथ ही इन खास किस्म के शेल्टर्स में कुछ विशेष ग्रीन हाउसेस भी होंगे जहाँ पर खेती की जाएगी। जी हाँ, मार्स पर बसने को गई इस इंसानी सभ्यता को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना होगा। पहले अपने भोजन की व्यवस्था और फिर अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पानी का इंतजाम, सब कुछ इन मार्शियन सेटलर्स को खुद ही करना होगा। बेशक उन्हें शुरुआती कुछ सालों तक अर्थ से फूड और वाटर की सप्लाई मिलती रहेगी, पर एक बार जैसे वहाँ पर इन सब चीजों का इंतजाम हो जाएगा, ये सप्लाईज भी रोक दी जाएंगी। वैज्ञानिकों ने अभी से ऐसा करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी पर ही रहते हुए ऐसा एनवायरनमेंट तैयार किया गया है जैसा कि हमें मंगल पर मिलेगा। इन्हीं परिस्थितियों में कुछ ऐसे ग्रीन चैम्बर्स बनाए गए हैं जहाँ पर हीट, लाइट और वाटर सभी एक कंट्रोल्ड और लिमिटेड एनवायरनमेंट में है। इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के तौर पर वैज्ञानिकों ने बेहद वेल ग्रोन्ड वेजिटेबल्स पाए। उन्होंने आलू, टमाटर, गाजर, गेहूं और घास जैसी बहुत सी फसलें उगाई और जो बेहद अच्छी तरह से उगी। यानी अब खाने का मामला तो सेट है। बात जहां तक रही मंगल पर खेती करने की, तो इस काम को अंजाम देने की प्रेरणा हमें मशहूर हॉलीवुड फिल्म द मार्शियन से मिलती है, जिसके एक कैरेक्टर मार्क वेटनी ने मंगल ग्रह पर अपने मल से खाद तैयार की थी। अब क्योंकि मंगल की मिट्टी में सिवाय नाइट्रोजन के वो सभी एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जिनकी जरूरत मंगल पर फसलों को उगाने के लिए पड़ेगी। बट हियर इज अ गुड न्यूज, और वो ये है कि इंसानी मल यानी कि पॉटी में ढेर सारा नाइट्रोजन मौजूद होता है। अगर हम किसी तरह से इन मार्शियंस के मल से पैथोजेंस को मार गिराते हैं, जो कि इजीली मंगल के जमा देने वाले टेम्परेचर में एक्सपोज कर देने पर मुमकिन है, तो वाकई हमारे लिए ऑर्गेनिक खाद का जुगाड़ भी हो जाएगा। और जहाँ तक बात रही यहाँ पर पानी के इंतजाम की, तो वो फंडा भी बेहद सिंपल है। दरअसल जिस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम अब तक बतौर जेट फ्यूल यूज करते आए थे, अब यही हमें पानी बनाकर देने वाले हैं। कैसे? अगेन यहाँ पर हम सिंपल केमिस्ट्री यूज करेंगे। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही गैसेस को एक साथ इन्फ्यूज करने पर रिजल्ट में हमको वाटर यानी कि पानी मिलता है। तो कुछ इस तरह हम शुरुआती दौर में पानी का इंतजाम कर लेंगे, मगर जब यही काम हमें बड़े स्तर पर करना होगा, तो उसके लिए इतनी सारी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस कहाँ से आएगी? घबराइए नहीं, इस शंका का भी समाधान है हमारे पास। दरअसल उस सूरत में हम मार्स के पोलर रीजन्स को रीच आउट करेंगे, जहाँ पर जमी हुई इन आइस कैप्स को पिघलाकर उनसे तरल पानी को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। मार्शियन हैबिलिटेशन के इस स्टेज पर आते आते हम इतने विकसित हो चुके होंगे कि अब हम यहाँ पर अपने मेगा प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टेराफॉर्मिंग की, एक ऐसा अभियान जिसके अंतर्गत आर्टिफिशियली यानी कि कृत्रिम रूप से मंगल को हीट अप किया जाएगा, जिससे मार्स का ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा और यहाँ वो तमाम बदलाव आएंगे जो कि भविष्य में मंगल की बेजान पड़ी सतह पर जीवन के बीज को अंकुरित करने में सहायक साबित होगी। इस कड़ी में मार्स पर एक बेहद बड़ा अभियान चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत यहाँ बेहद बड़े बड़े ग्लास पैनल्स को डिप्लॉय किया जाएगा। ये बेहद बड़े शीशे सूरज से आ रही रोशनी को मंगल के वायुमंडल की ओर रिफ्लेक्ट कर देंगे, जिससे ये गर्मी मंगल में ही कैद होकर रह जाएगी। इस दौरान मंगल पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस प्रक्रिया को और भी तेज कर देगी। इसके साथ ही मंगल के वायुमंडल पर भी काम साथ साथ चल रहा होगा। हमारी जानकारी के अनुसार आज से कई लाखों साल पहले जब मंगल ने अपने मैग्नेटोस्फीयर को खोया था, तो उसने अपने वायुमंडल को एक ही झटके में तबाह कर दिया। आज मंगल का वायुमंडल अत्यंत विरल और हल्का है। यही कारण है कि ये सूरज से मिल रही गर्मी को अपने भीतर संजोकर रखने में कारगर नहीं है। पर जब इस वायुमंडल को पूरी तरह से हील कर दिया जाएगा, तो वहाँ पर हमें ये फिनोमिनन साफ साफ देखने को मिलेगा। अब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारी मार्शियन कॉलोनी काफी ज्यादा डेवलप हो चुकी होगी। अब हम इंसान पूरे मंगल पर अपनी अलग अलग स्थायी बस्तियां बनाकर रहने लगे होंगे। इस दौरान पहले मार्शियन सेटलर्स का जत्था तो मर चुका होगा या फिर बेहद बूढ़ा होकर वापस धरती की ओर लौट आया होगा। फिलहाल यहाँ पर दूसरी और तीसरी पीढ़ियां काम कर रही होंगी। यहाँ तक आते आते मंगल पर ऑलमोस्ट वो सभी बदलाव आ चुके होंगे जिन्हें जहन में लेकर हमने यहाँ पर अपने काम की शुरुआत की होगी। जहाँ तक बात टेराफॉर्मिंग की है, तो ये संभावित है कि अगले कुछ और सालों तक लगातार इसी तरह से मंगल को हीटअप करने, उसके एनवायरनमेंट को हील करने
और तो और मंगल पर एक एक्टिव वाटर साइकिल के जन्म लेने के बाद यहाँ की दम घोंटू फिजाओं में ऑक्सीजन का संचार भी शुरू हो चुका होगा, जो कि यहाँ काफी हद तक पृथ्वी जैसे ही वातावरण को जन्म देगा। हालांकि ये एक बेहद लंबा चौड़ा प्रोसेस है, इसे एक हकीकत बनने में अभी भी कई दशकों का वक्त लग सकता है। तब तक के लिए इंसानों को मंगल पर वैसे ही रहना होगा जैसे कि वो अपने पहले दिन यहाँ पर रहने आए थे, यानी कि अब भी वो खुलेआम मंगल की सतह पर नहीं घूम सकते। उन्हें प्रेशराइज्ड सूट्स पहनने ही होंगे और साथ ही ऑक्सीजन के लिए भी हम अपने आर्टिफिशियल सिस्टम पर ही निर्भर करते होंगे। बट बाय द टाइम ये सब कुछ पीछे छूट जाएगा, क्योंकि मंगल पर तेजी से चल रहे बदलाव वहाँ पर क्रांति लेकर आएंगे और यहाँ पर भी जीवन कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा कि यहाँ धरती पर है, खुशहाल और सुगम। इसके सैकड़ों सालों बाद कुछ महामारियां भी हमारी पृथ्वी से मानव सभ्यता को खत्म करने का प्रयास करेंगी, यानी पृथ्वी पर हमारा जीवन हर बदलते दिन के साथ एक ऐसे मोड़ पर जा रहा है जहां हमारे पास सिर्फ दो रास्ते होंगे, या तो हम इसी पृथ्वी पर रहकर दम तोड़ दें या फिर इस नाजुक जिंदगी को बचाने के लिए कुदरत से जंग करें। पृथ्वी हमेशा के लिए हमारा घर नहीं हो सकती, ये हजम करना आसान नहीं है, लेकिन सच है एक न एक दिन हमें इस पृथ्वी को छोड़ना होगा और इसकी तैयारी हमें अभी से करनी होगी, क्योंकि हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ऐसे ही पृथ्वी को छोड़कर जाना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो रिसोर्सेज हमारे लिए हैं वो कहीं और आसानी से नहीं मिलेंगे। तो फिर लिमिटेड रिसोर्सेज में हम किसी दूसरे ग्रह पर जाकर सस्टेन कैसे कर पाएंगे? एग्जैक्टली हमें कितने लोग चाहिए होंगे एक नई सिविलाइजेशन बनाने के लिए? और अगर मान लीजिए कि हम धरती से परे अगर कोई कॉलोनी बनाते हैं तो वहां पर मानव सभ्यता को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी? वो सब वहां पर घर से इतना दूर बिना किसी सपोर्ट के सरवाइव कैसे करेंगे? इन्हीं सब सवालों के जवाब हैं आज की हमारी इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शशि और आज की ये वीडियो आपको लेकर जाएगी भविष्य की एक ऐसी दुनिया में जहां मंगल पर हम जीने की जद्दोजहद कर रहे हैं। जी हां, मंगल ग्रह हमारी पृथ्वी के आसपास यही एक ऐसा ग्रह है जो हमें जीवन की एक नई उम्मीद देता है। हमारी धरती के जस्ट बाद सूरज का चक्कर लगा रहा ये ग्रह करीब करीब हमारी पृथ्वी के जैसा ही है। ये सूरज से चौथे नंबर पर है और हमारे सोलर सिस्टम का 7वां सबसे बड़ा ग्रह है। अंतरिक्ष में पसरे अंधकार में गोते लगाता ये सुर्ख लाल ग्रह शुरू से ही मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करता आया है। कहते हैं कि भले ही आज ये ग्रह पूरी तरह से ठंडा और अथाह रेगिस्तान की तरह सुनसान पड़ा है, लेकिन एक समय ऐसा भी था करोड़ों साल पहले जब यहाँ पर भी धरती की ही तरह कल कल करके नदियां बहा करती थी। उछलती हुई समुद्र की लहरें समुद्री तटों को छूने का प्रयास करती थी और शायद यहाँ जीवन भी था। कुछ रहस्यमय परिस्थितियों की वजह से यहाँ सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन क्या हम इंसान यहाँ सब कुछ पहले जैसा कर सकते हैं? वैसे आइडिया बुरा नहीं है और इस पर हम इंसान एक लंबे समय से सोचते आ रहे हैं, क्योंकि सौरमंडल के बाहर किसी और ग्रह की खोज करके वहां पर बसने से ज्यादा इकोनॉमिकल मंगल ग्रह पर जाना होगा। ये पास भी है और हम इसके बारे में सब कुछ ना सही लेकिन बहुत कुछ जरूर जानते हैं। स्पेसएक्स ने भी ये क्लेम किया है कि वो ऐसे इंटरप्लेनेटरी स्पेसक्राफ्ट्स बना रहे हैं जो कम से कम 100 लोगों को मंगल ग्रह पर पहुंचा देंगे। कंपनी के मालिक एलन मस्क का कहना है कि वो स्पेसक्राफ्ट्स की एक ऐसी फ्लीट बना रही हैं जो कुछ समय तक मंगल वासियों के लिए यहाँ धरती से रिसोर्सेज पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आखिर ये फैंटेसीज क्या असल दुनिया में इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं? देखा जाए तो बहुत हद तक नहीं, क्योंकि मंगल ग्रह पर जाने से पहले या वहां पर मानव बस्ती भेजने से पहले हमें कई सारे मुद्दों पर गहराई से सोचना होगा। ऐसे कई इश्यूज हैं जिन्हें सॉल्व करना होगा, जैसे कि वहां पर पड़ने वाला इंटेंस रेडिएशन, टॉक्सिक सॉइल, लो ग्रेविटी, लो टेम्परेचर और इसके अलावा भी वहां कई तरह की दिक्कतें हैं, जैसे भयंकर रेत के तूफान, जिनसे कैसे निपटा जाएगा इसका प्लान हमारे पास वहां पहुंचने से पहले मौजूद होना चाहिए। और ये तो सिर्फ एक शुरुआत होगी। एक ऐसा व्हीकल बनाने में तो हमें दशकों लग जाएंगे जो मंगल पर सही से लैंड हो सके और वापस भी धरती पर आ पाए। वापस आना भी जरूरी है,
क्योंकि कोई भी इंसान सिर्फ फैंटेसीज के नाम पर उस ठंडे लाल रेगिस्तान में फंसना नहीं चाहेगा, और वो भी धरती से अरबों किलोमीटर दूर। लेकिन चलिए आज एक यात्रा करते हैं, एक थॉट एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम इमेजिन करेंगे कि सब कुछ सही है और हमने फाइनली ये डिसाइड कर लिया है कि हम मार्स को कॉलोनाइज करने वाले हैं। तो वहां पर चीजें कैसे काम करेंगी, आइए इसका पता लगाते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक स्टडी को पब्लिश किया जिसका टॉपिक था दूसरे ग्रहों पर बसने वालों की कम से कम संख्या। जीन मार्क सेलोटी ने 16 जून 2020 में साइंटिफिक रिपोर्ट्स जर्नल में इस स्टडी को पब्लिश किया। इसमें यह पता लगाने की कोशिश की गई कि एक नए प्लेनेट को हम कैसे कॉलोनाइज कर सकते हैं, वहां पर हमें कितने रिसोर्सेज चाहिए होंगे, कॉलोनी कैसे चलेगी, कौन उसे लीड करेगा, लोग वहां किस तरह से काम करेंगे और इन सब में कितना समय लगेगा, और सबसे जरूरी कि वहां पर सस्टेन करने के लिए हमें कितने लोगों की जरूरत होगी। तो चलिए इसी स्टडी के आधार पर इन सब का आंसर खोजते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि आप एक वंडरफुल फ्यूचर में आ गए हैं। वेल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि स्टडी में ऑथर ने ये कहा है कि हमारी धरती का फ्यूचर बहुत भयानक होने वाला है। एक ऐसा फ्यूचर जिसे सोचकर ही सब डर जाएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हम इंसानों द्वारा लड़े जाने वाले युद्ध तो होंगे ही, इसके अलावा भी कई ऐसे नेचुरल कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स होंगे जो धरती पर जीवन को अस्त व्यस्त कर देंगे। हमारे पास बस ऑप्शंस बचेंगे, मंगल या फिर कोई और ग्रह बसने का। और बदकिस्मती से अगर ऐसा होता है तो वापस धरती पर आना और धरती से सप्लाईज तो भूल ही जाओ, क्योंकि धरती उस समय खुद अपने लिए संघर्ष कर रही होगी। अब जो सेटलर्स दूसरे ग्रह के लिए निकलेंगे उन्हें किसी तरह से अपने आप ही वहां पर सब कुछ संभालना होगा, और ऐसी परिस्थितियों में कुछ और प्रॉब्लम्स भी हमारे सामने आएंगी। जैसे कि हमें नहीं पता कि कॉलोनी के लोग कितने बेहतर ढंग से एक दूसरे से मिलकर काम कर पाएंगे, वहां की कंडीशंस का उनकी मेंटल स्टेट पर क्या असर पड़ेगा, क्या वहां पर भी वो आम इंसानों की तरह कम्युनिकेट करेंगे, क्या वहां पर भी वो अपना समय और रिसोर्सेज दूसरों के साथ शेयर करना चाहेंगे। एक बात तो है कि हम इंसान ही अपनी खुद की चीजों को बिगाड़ने में माहिर हैं, फिर चाहे वो लालच की वजह से हो या फिर पावर की भूख के कारण। इसीलिए हमें वहां मंगल पर जाने से पहले ही ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज पर ध्यान देना होगा। कौन कौन से इक्विपमेंट्स की हमें वहां पर जरूरत पड़ेगी, वहां पर रिसोर्सेज को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, कौन कौन सी स्किल्स की हमें वहां पर जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन एक बात और है कि हम पृथ्वी को पैनिक में आकर छोड़ रहे हैं, तो हमें इन सब बातों के बारे में सोचने का इतना समय नहीं मिलेगा। दशकों की तैयारियां करने का मौका हमारे पास नहीं होगा, और ना ही हमारे पास ज्यादा अमाउंट में इनिशियल रिसोर्सेज और इक्विपमेंट्स होंगे। और ह्यूमन फैक्टर तो इतना अनप्रिडिक्टेबल है कि जिसको स्टेप बाय स्टेप प्लान नहीं कर सकते। सिचुएशंस के हिसाब से इंसान अलग अलग रिएक्ट करता है और उसका बिहेवियर भी बदलता रहता है। इसीलिए किसी दूसरे ग्रह पर जाकर वहां बसने और वहां सर्वाइवल के चांसेस हमारे लिए बहुत कम है। पर अगर इंसानी सभ्यता को बचाना है तो हमें किसी न किसी तरह से तो सर्वाइव करना ही होगा। और इस केस में जीन मार्क ने कुछ चीजों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया है जो हमारे सर्वाइवल पर बहुत गहरा असर डालेंगी। हालांकि ये है तो मैथमेटिकल इक्वेशंस के वेरिएबल ही, जिसमें पहला वेरिएबल है अवेलेबिलिटी ऑफ लोकल रिसोर्सेज। मतलब यह है कि हम जहां पर जा रहे हैं बसने के लिए, जैसे कि मंगल ग्रह पर, तो वहां पर हमारे लिए कितने रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, जैसे कि वाटर, ऑक्सीजन और बाकी यूजफुल केमिकल एलिमेंट्स। ये रिसोर्सेज एक तो उस ग्रह पर इजीली अवेलेबल होने चाहिए और इजी टू यूज भी होने चाहिए। और यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि हमें ये काम स्क्रैच से नहीं करना पड़ेगा। हम पहले से ही मंगल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, मंगल की कंडीशंस के बारे में, वहाँ कौन कौन से रिसोर्सेज हमारे लिए अवेलेबल होंगे और हम उन्हें एक्सट्रैक्ट करके एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए कैसे यूज कर पाएंगे। मंगल पर जाने वाले लकी होंगे, क्योंकि मंगल के बारे में हम धरती वासियों ने अनेकों रिसर्च पेपर्स, रिपोर्ट्स और बुक्स पब्लिश की हैं, जिनसे हमें पता है कि वहाँ पर मंगल पर हमारे लिए क्या क्या मौजूद है, हम कहाँ पर जा रहे हैं और उस अनजान दुनिया में हमारे लिए कौन कौन से खतरे हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये हमें बहुत पहले से पता है। उदाहरण के लिए हमें पता है कि मंगल ग्रह के वातावरण से हम गैसेस और जमीन से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मार्स पर हमें आयरन, ग्लास और इवन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी आसानी से मिल जाएंगे।
लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे सामने होगी वो है हमारे इक्विपमेंट्स की सर्विस लाइफ, जिनसे हम मार्स पर शुरुआत करने वाले हैं। हमें अपने इक्विपमेंट्स और टूल्स के टूटने या खराब होने से पहले ज्यादा से ज्यादा मटेरियल निकालना होगा। उन्हें अच्छी कंडीशन में रखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। दूसरी चीज होगी प्रोडक्शन कैपेसिटी या फिर काम करने की स्पीड। हमारे पास इक्विपमेंट्स की एक लिस्ट होगी और एक डेडलाइन होगी, जिसके बाद वो सारे इक्विपमेंट्स खराब हो जाएंगे और सेटलर्स को उसी डेडलाइन में इतना काम करना होगा कि वो दोबारा से वो इक्विपमेंट्स बना सकें और कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स भी बना पाएं। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो वहां पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा वहां पर इंसानों के बीच शेयरिंग फैक्टर भी बड़े काम की चीज होगी। इमेजिन कीजिए कि हर एक सेटलर अलग अलग मार्स पर सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सब लोग अपना काम खुद करते हैं, खुद ही पूरा सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सब लोग खुद ही अपना अलग अलग पानी, ऑक्सीजन और बिजली बनाने का काम कर रहे हैं। हम इंसानों के लिए ये कितना कठिन हो सकता है, ये तो आप सबने द मार्शियन मूवी में देखा ही होगा। हर एक मार्शियन के लिए इतना बर्डन और प्रेशर हैंडल करना आसान नहीं होगा और इसके लिए हमें वहां मंगल पर जाने वाले लोगों को बढ़ाना होगा। एक बड़ी कॉलोनी बनानी होगी जिसमें हर एक मार्शियन गाड़ी के एक पुर्जे की तरह अपना काम करे और पूरी की पूरी गाड़ी चलती रहे। वो कॉलोनी इतनी छोटी भी नहीं होनी चाहिए कि वो अपनी जरूरतें भी पूरी ना कर पाएं और इतनी बड़ी भी नहीं होनी चाहिए कि वो कॉलोनी अपनी जरूरतों की वजह से ही ढह जाए। तो इसके लिए हमें एक बैलेंस नंबर ऑफ मार्शियन सेटलर्स चाहिए होंगे और अब हमें वो नंबर कैलकुलेट करना होगा और ये डिपेंड करेगा मार्स पर अवेलेबल रिसोर्सेज पर, वहाँ के मौसम पर और इसके अलावा कई और फैक्टर्स भी हैं। लेकिन ऊपर से अगर बात करें तो हम इस नंबर को मैथमेटिकल फंक्शन के जरिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आर्टिकल में इस नंबर को कैलकुलेट करने के लिए 5 एरियाज को डिस्क्राइब किया गया है: इकोसिस्टम मैनेजमेंट, एनर्जी प्रोडक्शन, इंडस्ट्री, बिल्डिंग्स और ह्यूमन फैक्टर। एग्जाम्पल के लिए हमें वहां पर हर एरिया के एक्सपर्ट को भेजना होगा, जैसे कि इकोसिस्टम मैनेज करने वाले कुछ ऐसे जो एनर्जी प्रोडक्शन में माहिर हों, कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को संभालेंगे, कुछ लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे और ह्यूमन फैक्टर में डॉक्टर्स, बच्चों की एजुकेशन के लिए टीचर्स, स्पोर्ट्स और म्यूजिक के लिए भी कुछ एक्सपर्ट्स भेजे जाएंगे। मतलब एक अलग दुनिया को चलाने के लिए जो भी जरूरी है वो सब हमें वहां मंगल पर भेजना होगा और कैलकुलेशंस के हिसाब से वो नंबर निकल कर आया 110 लोग। जी हाँ, 110 लोग चाहिए होंगे मंगल पर एक नई कॉलोनी बनाने के लिए, ताकि वो हमेशा वहां पर सरवाइव कर पाएं। इससे ज्यादा नहीं और इससे कम भी नहीं। लोग जितने ज्यादा होंगे आउटकम को प्रिडिक्ट करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। ये एक रफ एस्टिमेट है जिसमें कुछ अजम्पशंस भी हैं और कुछ अनसर्टेनिटीज भी हैं। हर प्लान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी ये नंबर हमारे लिए बहुत यूजफुल रहेगा। अब वैज्ञानिक जानते हैं कि मंगल पर उन्हें पहली दफा में जाने वाले कितने लोग भेजने होंगे। लेकिन अब बात यह है कि अगर शुरुआत में मंगल पर लोग 110 लोगों की कॉलोनी में रहेंगे तो क्या हमें वहां पर बहुत सारी कॉलोनीज बनानी होंगी? अगर ऐसा होगा तो वहां पर हम इंसान खुद रिसोर्सेज के लिए लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देंगे। और ये तो हमने शुरू में ही कहा था कि हम इंसान चीजों को बिगाड़ने में बहुत माहिर हैं। खैर, सवाल तो इसके अलावा भी और कई हैं, जैसे कि बाकी अरबों लोगों का क्या होगा जो हमारे ही लोग हैं, जो हमारे ही जैसे हैं और जो यहाँ धरती पर रह जाएंगे। क्या चंद लोग इंसानी सभ्यता को बचाए रखने के लिए अरबों इंसानों को मरने के लिए छोड़कर चले जाएंगे? ये सवाल हम सब के मन में जरूर आएगा। खैर, इसे सच होने में अभी दशकों लगने वाले हैं और इवन सैकड़ों साल भी लग सकते हैं। दूसरे ग्रह पर जाना भी सही है, कॉलोनाइज करना, टेराफॉर्म करना भी सही है, लेकिन अभी के लिए सही ये है कि हम अपनी धरती को बचाए रखें जब तक हमें कोई बेहतर ऑप्शन न मिल जाए। दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन इनेबल जरूर कर लीजिए। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।